तो शुरू कर देते हैं हम कुछ क्वेश्चन। बताएं भाई। ब्रॉन्ज लीवर, ब्रॉन्ज लीवर कंडीशन मुर्गी में पाई जाती है, मुर्गी में हो जाती है। वो कौन सी बीमारी में होती है? आपको बीमारी का नाम बताना है कि ब्रॉन्ज लीवर कंडीशन कौन सी डिजीज में देखने को मिलती है। गौरव शर्मा, नितिन यादव, गौरव फौजदार, अनिल माधोगढ़, मनोज चौधरी। बताएं भाई। हाँ, विकास ठीक है। आंसर है, लिख लो इसको, साल्मोनेलोसिस। साल्मोनेलोसिस। साल्मोनेलोसिस जो बीमारी होती है उसमें ब्रॉन्ज लीवर कंडीशन, ब्रॉन्ज का मतलब जानते हो पीतल जैसा, ब्रॉन्ज का मतलब पीतल जैसा। और एक है फैटी लीवर, कौन सा, कौन सा विटामिन फैटी लीवर नहीं होने देता? ये शायद रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैटी लीवर कौन सा विटामिन नहीं होने देता? ठीक है भाई, बनवारी लाल शर्मा, गुड। फैटी लीवर नहीं होने देता कौन? हाँ, कोलिन, कोलिन क्लोराइड, कोलिन क्लोराइड फैटी लीवर नहीं होने देता। अगला क्वेश्चन है आपसे, बताएं सरलतम अमीनो अम्ल कौन है? सरलतम एमिनो एसिड कौन सा है? सिंपलेस्ट, ये भी रिपीट है। हाँ, गुड। ग्लाइसिन अमीनो एसिड सबसे सरल अमीनो एसिड है। अगला बताएं, शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो बताएं। कैल्शियम फास्फोरस का रेशो, अनुपात। सभी का सही है, 2:1। तो देखिए कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम होता है 11 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ब्लड की अगर बात करें हम तो लगभग 11। फास्फोरस होता है 4 से 6 मिलीग्राम पर 100 ml, या फिर इसको हम DL भी कह सकते हैं। ठीक है। और मैग्नीशियम होता है 2.2 टू 2.7 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो इनका आपस में रेशियो भी पूछा जा सकता है। अगला, रूमिनेंट पशुओं के आहार में नाइट्रोजन और सल्फर का रेशियो बताना है जो ऑप्टिमम यूज के लिए, गजेंद्र कुमार पुष्पाट, ऑप्टिमम यूज के लिए कौन सा रेशियो होना चाहिए? सबसे अच्छे उपयोग के लिए। बिल्कुल सही है। हम्म, ठीक है, 10:1 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताएंगे, लॉक जा डिजीज किसको कहते हैं? ये दोनों तरफ से पूछी जा सकती है, ये मानव रोगों से भी पूछी जा सकती है ये। अनिल माधोगढ़, हंसराज। हाँ, ठीक है, सभी का सही है। गौरव शर्मा, गौरव फौजदार, प्रदीप रवि स्वामी। अगला क्वेश्चन हमारा है, बताएं भाई, लंग वर्म किस, लंग वर्म किस परजीवी को कहते हैं? और लंग वर्म किसका पूछा हमने? गाय का। उस दिन हमने पूछा था घोड़े का, क्योंकि ये, हाँ, विकास ने बताया डिक्टाइलोकोलस विविपेरस, डिक्टाइलोकोलस विविपेरस।
अगला क्वेश्चन बताएंगे आप। बताइए, ऐसा घाव जिसमें शरीर के आर पार छिद्र हो जाता है, किसी अंग के आर पार कह दो या शरीर के आर पार। छिद्र यानी प्रवेश द्वार और ये निकास द्वार, एंट्री एग्जिट। क्वेश्चन आपने ढंग से सुना ही नहीं। प्रवीण का सही आंसर है परफोरेटिंग वुंड। गन शॉट की तो बात ही नहीं हो रही, परफोरेटिंग, गुड। ऐसा वुंड जिसमें दो छिद्र होते हैं, कोई चीज घुसी है और आर पार निकल गई, चाहे वो अंग के आर पार निकलो और चाहे बॉडी के आर पार निकलो। ठीक है, क्या हो गया ये, परफोरेटिंग। तो देखिए, अब कभी कभी या गन शॉट, सारे गन शॉट परफोरेटिंग होते हैं क्या, नहीं। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है, देखो यहाँ पर साइकोलॉजी, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि बंदूक की गोली जहां से घुसती है वहां सकड़ा छिद्र होता है, जहां से निकलती है वहां से चौड़ा छिद्र होता है। इसकी तो मैंने बात ही नहीं की। लेकिन वो चीज विजुअलाइजेशन वो ऐसा हुआ कि वो ही चीज आपको याद आएगी जब भी कोई पूछेगा कि ऐसा घाव जिसमें दो छिद्रों, अरे सरिया भी तो घुस सकता है, पेचकस भी तो निकल सकता आर पार, निडिल भी तो निकल सकती है। तो वो जो है वो परफोरेटिंग वुंड होता है। एक पेनिट्रेटिंग वुंड होता है जिसमें जैसे आप निडिल से प्रिक हो जाता है, यानी ऐसा घाव जिसमें कोई नुकीली चीज घुस जाए, उसको बोलते हैं अपन पेनिट्रेटिंग वुंड। अब हो सकता है वो कोई कैविटी तक घुस सकती है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन बताएं भाई। पुराने समय में फूका या धूम दे, ये एक सोशल तब्बू समझो इसको, एनिमल्स के लिए। एनिमल्स को एक रूड तरीके से उपचारित किया जाता था। बिल्कुल। कौन सी बीमारी में, मिल्क फीवर। ठीक है, कुछ बच्चों को मिल्क फीवर और मेस्टाइटिस में समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों थनों के रोग है और दोनों एम से ही चालू हो रहे हैं। वो समझ गए होंगे अपने मन में। ठीक है, तो एनिमल क्रुएल्टी है, और एनिमल क्रुएल्टी के सेक्शन 1960 के तहत इसको पनिशमेंट के काबिल माना है। अगला प्रश्न बताएंगे, डोरिन एक्ट किस एनिमल के लिए लागू होता है, डोरिन एक्ट। क्योंकि डोरिन डिजीज जिसमें होगी उसी एनिमल के लिए ये डोरिन एक्ट लागू होगा। तो बताएं, डोरिन डिजीज किसमें होती है। सही है सभी का, सभी का सही है, हॉर्स। और देखिए, हॉर्स में ये बीमारी होती है ट्रिप्नोसोमा इक्विपार्डम। ट्रिप्नोसोमा इक्विपार्डम से डोरिन डिजीज होती है। डोरिन डिजीज ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है, स्टेलियन से मेयर में और मेयर से स्टेलियन में। यानी कि ये बीमारी होती है एनिमल्स में। अरे कैट कौन लिख रहा है, नरेंद्र कौशिक, डोरिन डिजीज की बात चल रही है, कैट कहाँ से आ गई। कैट है टोरिन, अच्छा टोरिन की, टोरिन है वो। बेटा कैट को टोरिन अमीनो एसिड चाहिए, और टोरिन कैट के लिए एक असेंशियल एमिनो एसिड है। और टोरिन अगर नहीं होगा तो बिल्ली अंधी हो जाती है, उसमें एक समस्या हो जाती है, फेलाइन रेटिनल डिजेनरेशन। ठीक है, यानी कि बिल्ली के समूह या बिल्ली के वंश में जो रेटिना का डिजेनरेशन होता है वो टोरिन की कमी से होता है। और टोरिन के स्रोत होते हैं वो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं। इसलिए डॉग की तुलना में कैट को नॉन वेजिटेरियन चीजें ज्यादा असेंशियल है। ज्यादा असेंशियल मतलब अनिवार्य है, और नहीं तो आंधी हो जाती है वो, रेटिनल डिजेनरेशन हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, बताएं
रंग विभेदन के लिए आंखों में कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार है? कलर डिफरेंशिएशन के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार है? रंग विभेदन के लिए बिल्कुल कौन सेल्स या इनको बोलते हम शंकु कोशिकाएं। और रोडोप्सिन किन कोशिकाओं से निकलता है? रोडोप्सिन रोडोप्सिन कौन सी कोशिकाओं से निकलता है? गौरव, कुलदीप, प्रदीप, राजकुमार, फिर से कुलदीप वर्मा। रोडोप्सिन नहीं जानते? ये रॉड सेल से निकलता है। हाँ, सलाका कोशिकाओं से। गुड। सलाका को मोहित रॉड कहते हैं। ठीक है नितिन यादव, ठीक है भाई। रॉड सेल्स लिख लेना, रॉड या सलाका कोशिकाएं। देखिए दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, शंकु और सलाका है। इनको बोलते हैं, शंकु को बोलते हैं कौन, और शलाका को बोलते हैं रॉड। तो कौन का क्या काम है? कलर डिफरेंशिएशन। रॉड का क्या काम है? रोडोप्सिन निकालना। और ये रोडोप्सिन आपको पता है अंधेरे में बनता है और ये उजाले में टूट जाता है। उजाले में ये रेटिनिन और ऑप्सिन में टूट जाता है। रेटिनिन और ऑप्सिन में ये टूट गया तो हमें अचानक से जब हम उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसी कंडीशन में दिखाई देने के लिए, अंधेरे में देखने के लिए ये वर्णक जरूरी हो गया। यानी जैसे ही हम लाइट से डार्क में जाएंगे तो कुछ देर के लिए हमको, कुछ सेकंड्स के लिए कुछ नहीं दिखाई देगा, तो दिखाई देगा थोड़ी देर बाद। उसका रीजन क्या है? ये रासायनिक क्रिया होती है इन दोनों का जुड़ना, रेटिनिन और ऑप्सिन का। और कुछ सेकंड्स का समय लग जाता है, फ्यू सेकंड्स का समय लग जाता है इनके जुड़ने में, क्योंकि ये जुड़ जुड़ करके रोडोप्सिन बनाएंगे। रोडोप्सिन से हम अंधेरे में देख पाते हैं। तो ये रीजन है कुछ समय बाद हमें, जिसको हम एकोमोडेशन कहते हैं आंखों का। और आपके लेंस भी है जनरल साइंस में, वो भी हम पढ़ाएंगे। बताइए ये किस प्रकार का लेंस है? ये बताइए किस प्रकार का लेंस है? देखिए कुछ बच्चों ने पढ़ा हो, बिल्कुल ठीक है, सभी का जवाब सही है, उत्तल लेंस है। अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है, ओल्ड एज में एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। इस प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? निशा जाट, संजय सेतवाल, कुलदीप वर्मा, मनोज चौधरी, उमाकांत। हाँ वो तो गया वो क्वेश्चन, तो अब अगला क्वेश्चन है ये। अच्छा तुम इसका आंसर दे रहे हो क्या? फिर तो गलत है। ठीक है ना? ओटो उत्तल ये क्या है भाई? एक लेंस आता है सिलिंड्रिकल लेंस, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रेस बायोपिया आंखों की। हाँ भाई, एक ऐसी बीमारी आंखों की जिसमें इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, यानी आंख के अंदर का जो दाब है वो बढ़ जाता है। उसमें आप सिलिंड्रिकल कर लेना भाई, बेलनाकार लेंस। और ये वाला जो है क्वेश्चन, इंट्राओक्यूलर प्रेशर किस बीमारी में बढ़ जाता है? अच्छा ठीक है, नहीं बता पा रहे, मैं बता देता हूँ, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो बीमारी होती है, आंखों की बीमारी है जिसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। लिख लेना अगर नहीं आता है तो। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, बताइए गाय के लीवर में बीटा कैरोटीन कौन से विटामिन में नहीं बदल पाता? गाय के लीवर में बीटा कैरोटीन
वर्णक कौन से कौन से विटामिन में नहीं बदल पाता है? बताएं भाई। बिल्कुल सही है, विटामिन ए में नहीं बदल पाता। देखिए, अन्य जानवरों के लिवर में बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने की क्षमता होती है, इसलिए गाय के दूध में एज इट इज कैरोटीन वर्णक आ जाता है, क्योंकि वो विटामिन ए में नहीं बदल पाता। अगर ए में बदल जाता तो चूंकि विटामिन ए कैसा होता है, रंगहीन या कलरलेस होता है, तब तो एक अपना कोई कलर देता नहीं विटामिन ए, और इस वजह से यहाँ पर कलर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, विटामिन ए मैंने यहाँ पर यहाँ अधिकता लिख दिया, अधिकता, और यहाँ मैंने लगा दिया है, यहाँ दूसरा लिख दिया विटामिन डी, और यहाँ लिख दिया मैंने साइलेज, और यहाँ पर तीसरी चीज लिख दी प्रोटीन, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने, हाँ भाई, ग्राउंड नट केक यानी मूंगफली की खल, मूंगफली की खल। बताओ, विटामिन ए की अधिकता किसमें होती है? साइलेज में, ठीक है, साइलेज में, या साइलेज से विटामिन ए बन सकता है क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन वर्णक प्रचुर होता है। विटामिन डी जो है वो हे में अधिक होगा ही होगा, ठीक है, और प्रोटीन ये मूंगफली की खल में। गुड, मूंगफली की खल है, आपने लिखा हुआ ही देखा है, बोला अलग था मैंने, कोई बात नहीं। मूंगफली का आगे वाला मूंग अलग कर लिया, लेकिन वो फिर भी लेग्यूमिनस सीड रहा, कोई समस्या नहीं है, आपको उत्तर का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करते हैं? एफ्लाटॉक्सिन एक विष होते हैं, माइकोटॉक्सिन्स होते हैं, या कवक विष होते हैं जो कि कवक से बिल्कुल कौन से अंग को प्रभावित करते हैं? तो ये लीवर को प्रभावित करते हैं, ठीक है, लीवर को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, बताएं भाई, सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी डिजीज, सबसे ज्यादा कमी के रोग किस जानवर में होते हैं? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, गाय, भैंस, कुत्ता, सुअर, इनमें से बताओ। मोस्ट ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीज किसमें होती है? बिल्कुल ठीक है, सुअर में होती है, सुअर को कमी के रोग ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न आप बताएंगे, बताइए, क्रैक्ड फीट, क्रैक्ड फीट कंडीशन, मुर्गी के पैरों में दरारें कौन से विटामिन की कमी से होती है? कुलदीप वर्मा, वो तो गया भाई, हाँ भाई, विटामिन B7 जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोटिन, बायोटिन। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ग्लैंडर किस से फैलता है? ग्लैंडर किस बैक्टीरिया से? शॉर्ट में बता देना, बैक्टीरिया के भी देखो 3 नाम है, इसलिए टेंशन मत लेना। पानी, हाँ, तो ग्लैंडर मनोज चौधरी, राजकुमार सैनी, बताएं भाई। बरखोडेरिया मेलियाई, बिल्कुल बिट्टू रानू का सही है, हाँ बाकी वालों का भी ठीक है, लेकिन ये, हाँ भाई, ग्लैंडर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? टेस्ट बताओ तो भाई, टेस्ट ग्लैंडर की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बिल्कुल, स्यूडोमोनास मेलियाई भी होता है। मेलिन टेस्ट, गुड। कौन सा टेस्ट किया जाता है?
मेलिन टेस्ट लिख भी लिया करो जिसको नहीं आता है, क्योंकि ये वो समय चल रहा है जब आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है इसको छांटना बड़ा टफ है। बस कोई ये बता दे कि मेरे को ये नहीं आता, उसको मैं कर लूँ, तो ये बेहतरीन मौका आपके पास है कि मेरे को नहीं आता, फट से नोट डाउन कर लिया। अब वही समय बचा है जो आपको नहीं आता है, वही चीजें आपको क्लियर करनी है। अगला प्रश्न रहेगा आपसे, बताएं स्ट्रेंगल, जो स्ट्रेंगल बीमारी होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या नेगेटिव है? ये दोनों में से प्लस माइनस लिखना है आपको बस। स्ट्रेंगल बीमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से है या नेगेटिव से? ठीक है भाई, पॉजिटिव से है। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, बताए रॉक फीवर किस बीमारी को कहते हैं? रॉक फीवर, रॉक फीवर बिल्कुल ठीक है, ब्रुसेलोसिस को कहते हैं, ब्रुसेलोसिस को कहते हैं। ठीक है, हाँ भाई। अगला क्वेश्चन आपसे, टिक फीवर किसको कहते हैं? टिक फीवर किसको कहते हैं? तुषार योगी, विमलेश कुमारी, दीपक शर्मा। बिल्कुल दीपक शर्मा का फास्ट नेट चल रहा है। हाँ, बेबेसियोसिस। देखिए भाई, जब सभी ऐसे घबराए मत करो, ये नेट चलने के ऊपर भी है। जो फास्ट आंसर आ जाता है कईयों का, यानी कि उसका नेट भी हो सकता है तेज हो, क्योंकि जब आता है तो तुरंत आंसर आ भी जाता है। कईयों का लेट आके पहुंचता है वो। बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं हो, अपना काम करते ना, अपने को क्या काम है। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, बताइए लंगड़ा बुखार किस बैक्टीरिया से होता है? लंगड़ा बुखार। हाँ बताएं भाई। अच्छा, बैक्टीरिया का नाम पूछा है बेटा, बैक्टीरिया का देखो सभी बी क्यों लिख रहे हैं? वो तो मुझे पता चल गया कि इसकी कितनी तैयारी है, ऊपर से देख करके लिख देते हैं कई तो। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम चौबिया, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, और वो इसीलिए पूछा है कि बुखार बुखार चल रहे थे। हाँ भाई, क्लोस्ट्रीडियम चौबियाई। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे रहेगा, बताएं रेबीज, रेबीज की जो वैक्सीन लगाई जाती है वो पोस्ट बाइट कंडीशन में कैसे लगाते हैं? क्या प्रोसीजर रहती है, कितने दिन में, कैसे? डेज बताने हैं आपको, कब कब लगानी है। डोज तो मैं बता देता हूँ, 1 ml सबका ट्रेनी है। ये रूट भी बता दिया। हाँ रवि स्वामी ठीक है, 037 वाला। हाँ गुड गुड गुड, सभी ने ठीक बताया। अगला, अगली बीमारी बताइए, कुत्तों में होने वाली वो बीमारी, डॉग्स में होने वाली वो बीमारी जिसमें फरवरी मार्च में अधिकांश कुत्ते प्रभावित होते हैं, लक्षण है गैस्ट्रोएंट्राइटिस। गैस्ट्रोएंट्राइटिस हो जाता है हिमोरेजिक गैस्ट्रोएंट्राइटिस, हिमोरेजिक गैस्ट्रोएंट्राइटिस भी हो जाता है जिनमें। ठीक है, सभी को पता है। पार्वो बीमारी होती है वो जिसमें शरीर के सारे अंग प्रभावित होते हैं, सारे अंग इफेक्टेड होते हैं। देखिए डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसके ट्रीटमेंट में लगातार फ्लूइड थेरेपी है। ठीक है, कैनाइन पार्वो वायरस वही बात है। हाँ,
और इसमें क्या होता है, लगातार फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ती है ट्रीटमेंट के लिए, एंटीबायोटिक्स उपयोग में लेंगे ही। और इंटेस्टाइन की जो अंदर की जो म्यूकोजा है वो रप्चर हो जाती है, कट जाती है, या देसी भाषा में कहें वो हट करके निकलने लग जाती है, जिससे ब्लीडिंग होती है, तो स्टूल्स में ब्लड आता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कोरिया किसकी सिक्विली है? कोरिया, कोरिया, या जिसको हम हार्ड पैड कहते हैं, ये वाली कंडीशन जो होती है इसे हार्ड पैड कहते हैं। यानी पंजों के जो ये वाले हिस्से हैं ये बिल्कुल ठीक है। बिट्टू, प्रदीप, सुमेर, तीनों का ये फुट रॉट, ये क्या लिखा है? सुमेर कहाँ जा रहे हो भाई? कोरिया, अरे फुट रॉट नहीं बोलते भाई, फुट रॉट तो गाय भैंसों में होता है। फुट रॉट, फुट रॉट का मतलब पैरों के खुर का गलना या सड़ना। तो देखिए एक बैक्टीरिया होता है स्फीरोफोरस नेक्रोफोरस, स्फीरोफोरस नेक्रोफोरस, इस बैक्टीरिया के कारण फुट रॉट होता है। यहाँ पर हम कोरिया की बात कर रहे हैं, और कोरिया में हार्ड पैड होता है, ना कि फुट रॉट होता है, ध्यान रखना। फुट रॉट होता है गाय भैंस में, कैटल बफेलोज में। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताइए हॉर्स शू, यानी घोड़े के पैर के नीचे धातु का आवरण चढ़ाना, लकड़ी जैसा, लकड़ी जैसा, कठोर तो कठोर ही होता है, आपने लकड़ी से तुलना क्यों की? पत्थर भी होता है कठोर, ठीक है ना। लकड़ी जैसा का मतलब है कि आपके, बिल्कुल ठीक है, ये तो सुइंग ठीक है, सुइंग। लेकिन सू की स्पेलिंग तो जानते होंगे, SHOEING, सुइंग। जूतिंग, है ना, SHOE सू, और इंग। अब रुक जाओ, ये सिंपल क्वेश्चन था, सभी ने बताया। अभी हम बात उसकी कर रहे हैं, उसके दिमाग में लकड़ी है। तो भैया ये जो लकड़ी है आपके वुडन टंग की तरफ से है, पढ़ा है, अच्छी बात है। लेकिन एग्जैक्टली कौन सी बीमारी में कौन सी चीज कहाँ से निकल करके आई है, उसमें भी कुछ कठोर हुआ था। वहां पर जीव लकड़ी जैसी हो रही थी, वो कठोर होना, तो हर चीज कठोर होने से लकड़ी जैसी नहीं हो जाती है, ठीक है। हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती है। तो आप लोग वो जो कठोरता ला रहे हैं, वो कठोरता वहां से आई है आपके दिमाग में। अगला क्वेश्चन रहेगा आपसे, मोर्सी कोड फॉर्म, मोर्सी कोड फॉर्म किस बैक्टीरिया की पहचान है? मतलब कि इस तरह से कौन सा बैक्टीरिया दिखाई देता है जिसको हम माला की तरह, या माला में पिरोए हुए मोतियों की तरह, कौन सा बैक्टीरिया? क्योंकि यही लेके गया है मेरे को मोहिती। प्रदीप का तो गलत है भाई। तुषार योगी, माइकोप्लाज्मा हो कैसे सकता है? माइकोप्लाज्मा तो हेमंत का सही है और बनवारी का सही है। मोर्सी कोड फॉर्म दिखाई देता है एक्टिनोबैसिलसिस बैक्टीरिया जो होता है वो उसमें, ठीक है। महक का भी ठीक है बनवारी। टीबी का बैक्टीरिया कहाँ से आ गया? देखिए भाई, अभी मैं बता देता हूँ। मोर्सी कोड फॉर्म का मतलब होता है इस तरह से, माला में जैसे मोती होते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर। चूंकि हमने बताया था कि जो एक्टिनोबैसिलस या एक्टिनोमाइको जो बैक्टीरिया है, ये दोनों ये फंगस जैसे दिखाई देते हैं, फंगस जैसे। और फंगस में क्या होता है, फंगस में कवक तंतु या हाइफे पाया जाता है, फंगस की पहचान है ये। कभी भी आपकी कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए, मतलब दाद हो जाए, तो दाद में क्या होता है, एक टेस्ट होता है जिसको हम स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट। और स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट में क्या करते हैं, वहां से थोड़े से एक बोथरे चाकू से ऐसे रगड़ करके उस स्किन को थोड़ा सा हटा करके उसको माइक्रोस्कोप में ऊपर ऊपर की सतह को देखा जाता है। और उसमें इस तरह के यदि कवक तंतु या हाइफे दिखाई दें तो समझ लीजिए कि फंगल इन्फेक्शन है। एक ये स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट है, ये माइट्स के इन्फेस्टेशन में भी किया जाता है।
माइट्स यानी जो छोटे परजीवी होते हैं जो घुसे हुए रहते हैं स्किन के अंदर, उनमें भी ये स्किन स्क्रैपिंग वाला टेस्ट किया जाता है। उसमें भी वो रगड़ करके और माइट्स को, जब तक ब्लड नहीं आ जाए, उल्टी दिशा में, बाल जैसे ऐसे हैं बालों के उल्टी दिशा में रगड़ते हैं, क्योंकि माइट्स जो है इन हेयर फॉलिकल्स में घुसे हुए रहते हैं और वहां से अपना भोजन, क्योंकि आपको पता है बाल की जड़ में सिबेशियस ग्रंथि होती है, प्रत्येक बाल किसी न किसी ग्रंथि, ऑयली ग्रंथि से अटैच रहता है, जिससे बाल को ऑयल जैसा पोषण मिलता रहता है। आप अगर प्रॉपर रूप से डाइट लेते हो और आपने अगर सुबह बिल्कुल भी तेल नहीं लगाया बालों में, तो शाम तक अपने आप बाल थोड़े से सिल्की या ऑयली हो जाते हैं, जिसका रीजन है कि बालों की जड़ों में, अब वो अलग बात है कि कोई बिल्कुल ही जो है वीक हो और इस तरह का हो, तो जिसके जो है बाल शाम को जो है मिट्टी धूल में हो गए और वो साहब मेरे तो नहीं हुए सिल्की, तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ मिट्टी में कुश्ती कर रहे हो या फिर नॉर्मल रूप से बैठे हो कहीं। ठीक है। तो एक्टिनोबैसिलस लिग्निस रेई जो बैक्टीरिया होता है वो वुडन टंग का बैक्टीरिया है, और एक्टिनोमाइसिस बोविस जो बैक्टीरिया है वो लंपीजा का है। वुडन टंग आपको जानते हो जिसमें सॉफ्ट टिश्यू हार्ड टिश्यू में बदलता है, और लंपीजा में हार्ड टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू में बदलता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ये टिक्स के लिए भी किया जाता है, और ये, हाँ भाई, तो आगे हम बात करते हैं मोर्सीकोड फॉर्म जो बैक्टीरिया है, ये है एक्टिनोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव होता है। देखिए जैसे लिस्टेरियोसिस है, लेप्टोस्पाइरोसिस है, इनमें ये लिस्टेरियोसिस वाला ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से रहता है मामला। और दूसरा रहता है जैसे एक्टिनोबैसिलस और एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनोबैसिलस नेगेटिव, एक्टिनोमाइसिस पॉजिटिव, तो ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताएं ठीक इसी तरह से गुणसूत्र माला में जैसे मोती होते हैं वैसे दिखाई देते हैं, ये कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में ये दिखाई देते हैं? हाँ भाई, गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं? हाँ अमित शर्मा, ठीक है भाई, हाँ गुड, लेप्टोटीन में दिखाई देते हैं, वेरी गुड। यानी कि क्रोमोसोम कंडेंस होकर के ऐसे दिखाई देते हैं। और बुके स्टेज किसे कहते हैं, गुलदस्ता अवस्था, ये भी लेप्टोटीन को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताएं सर्किलिंग डिजीज किस बीमारी को कहते हैं? सर्किलिंग डिजीज, बिल्कुल लिस्टेरियोसिस को कहते हैं, लिस्टेरियोसिस को। अगला, मेरु रज्जु की सूजन क्या कहलाती है? मेरु रज्जु की सूजन यानी स्पाइनल कॉर्ड की सूजन क्या कहलाती है? स्पाइनल कॉर्ड की, बिल्कुल राजकुमार सैनी ने ठीक बताया, माइलाइटिस कहलाती है, वेरी गुड, माइलाइटिस कहलाती है सुमेर, ठीक है। अगला, ओपीवी, ओपीवी जो वैक्सीन है मानव के किस रोग के लिए दी जाती है? ओपीवी वैक्सीन मानव के किस बीमारी के लिए दी जाती है? गुड, पोलियो के लिए दी जाती है। ठीक है भाई, पोलियो जो वायरस होता है उसके लिए ओरल पोलियो, आप सभी ने लिए वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, ओपीवी 2 बूंद जिंदगी की वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएं बीसीजी, बीसीजी की वैक्सीन जो दी जाती है वो कौन सी बीमारी में दी जाती है? बीसीजी, हाँ
BCG बिल्कुल ट्यूबरकुलोसिस में दी जाती है। और सब पर नज़र है। इंदल सिंह बहुत लेट, बहुत धीमे जवाब देते हो भाई, बहुत कम देते हो। बस जिस पे कंफर्मेशन है उसको दे दिया, जिस पर नहीं आ रहा है, ये भी तो हिम्मत होनी चाहिए कि भाई जो नहीं आ रहा है उसको भी अपन कोशिश करें कभी कभी तो। बेसिलस कलेमिटी ग्यूरिन बिल्कुल गोकुल ने पूरा। अच्छा, नेट की प्रॉब्लम है, अब देख लूंगा। नेट आ रहा है इसका मतलब आपने मैसेज भेजा है, इसका मतलब नेट आ रहा है, ठीक है ना? तो अब बताएं। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है भाई, बताएं। तंत्रिका कोशिका में कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण करता है और वो किस कणिकाओं के रूप में पाया जाता है, ये बताएं। तंत्रिका कोशिकाओं में या न्यूरॉन्स में कौन सा कोशिकांग, बिल्कुल निस्सल के कण जो कि रूपांतरित राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम का रूपांतरण होता है। ठीक है, सभी का सही है। अब मैं आपको चित्र बनाता हूं, बताइए कौन सी रक्त कणिकाएं हैं। ये मैंने इस तरह से बनाई, ये मैंने इस तरह से बनाई, और ये मैंने इस तरह से बनाई। तो ABC। सबसे पहले जवाब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपसे, ये एग्रेन्युलोसाइट है या ग्रेन्युलोसाइट है, ये पहचानो। बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये आपके सामने जो रक्त कणिकाएं हैं, इसमें ये सभी ग्रेन्युलोसाइट है। हाँ भाई, बताइए ये वाली कौन सी है, ये वाली। ये वाली ब्लड कॉर्पसल कौन सी है? नहीं, ग्रेन्युलोसाइट तो ये तीन हो गई, ये तो कणिका में दिखाई दे रही है। हाँ भाई, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल है, ये कौन सी है? न्यूट्रोफिल है। ये कौन सी है? ये बेसोफिल है। ये कौन सी है? ये एसिडोफिल है। अब प्रश्न ये उठता है, बताइए। हाँ, इन तीनों में से आंसर देना है आपको। मवाद संक्रमण में या पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन में को किसकी संख्या बढ़ जाती है? पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन में किसकी संख्या बढ़ जाती है? बिल्कुल ठीक है, इसकी बढ़ जाती है, इसको बी मान लिया आपने। ठीक है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताइए बार बॉडी किस में पाई जाती है? 43 में सी कैसे कर रहे हो? सी सी सी, बार बॉडी पाई जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन, एलर्जी में कौन सी बढ़ जाती है? पूजा मीणा, बताओ भाई, एलर्जी में किसकी संख्या बढ़ जाती है? इसको अपन एसिडोफिल या इयोसिनोफिल भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, एलर्जी में इसकी संख्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न रहेगा आपसे, बताएं इनमें से किसका केंद्रक किडनी शेप है? एसिडोफिल का, बेसोफिल का, या न्यूट्रोफिल का? किडनी शेप कौन सा है? बिल्कुल ठीक है। हाँ, बेसोफिल का केंद्रक। और इनमें से किस रक्त कणिका को संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिका कहते हैं? मास्ट सेल किसको बोलते हैं इनमें से?
बिल्कुल, संयोजी ऊतक में बेसोफिल को मास्ट कोशिका कहते हैं। अगला, जाइंट सेल्स किस बीमारी की पहचान है? जाइंट सेल्स किस बीमारी की पहचान है? किस बीमारी में जाइंट सेल्स दिखाई देती है? बिल्कुल, बिट्टू का जवाब सही है, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी। इसमें लैंगहेंस टाइप ऑफ जाइंट सेल्स दिखाई देती है, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा, ये लिम्फोसाइट है, ये मोनोसाइट है, इसका जो केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है, इसके कोशिका द्रव्य का अधिकांश भाग घेरे हुए होता है। ये तो आपको भी पता है कि लिम्फोसाइट का तुलनात्मक रूप से जो न्यूक्लियस है वो ज्यादातर हिस्सा घेरे रहता है साइटोप्लाज्म का। और ये जो है आपके मोनोसाइट है, इसको हम लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है? ये पांचों डब्ल्यूबीसी है, ये डी और इसको ई मान लीजिए। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है? स्मॉलेस्ट पूछिए अजय राजपूत। ये लार्जेस्ट है मोनोसाइट, तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी है लिम्फोसाइट। ठीक है, इसका केंद्रक बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम साइज की बात करें तो कोशिका में सबसे छोटी जो होती है वो। अगला प्रश्न रहेगा आपसे, मैड इच बीमारी किसमें होती है? मैड इच, ये भी याद रख लेना, पागलों की तरह खुजाना या मैड इच डिजीज जिसको बोलते हैं, किस पशु का, किस जानवर का रोग है? बताओ भाई। बिल्कुल, सुअर का रोग है मैड इच बीमारी। अगला प्रश्न रहेगा, इक्वाइन प्लेग किस वायरस से होता है? इक्वाइन प्लेग किस वायरस से होता है? देखिए, मैंने रिपीट किया है ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में किया है। ठीक है, एएचएस तो इसको बोलते हैं बनवारी लाल, इसको और भी वायरस सही है सभी का, और भी वायरस जो है इसका रोग कारक है, और भी वायरस। ठीक है, मेडिच होती है किसमें? सुअर में। अगला प्रश्न रहेगा, पोक लीजन, पोक लीजन किस बीमारी में दिखाई देते हैं? पोक लीजन, पोक लीजन नहीं आता है तो लिख लो, कोई समस्या नहीं है। पोक लीजन दिखाई देते हैं किसमें? पोक लीजन दिखाई देते हैं पॉक्स में। पॉक्स, पॉक्स से ही ये पॉक बना है शब्द, जो टाइग्रॉयड हट, टाइग्रॉयड हट किस बीमारी में छोटे बच्चे में? हाँ, एफएमडी। महक का आंसर, प्रदीप, विकास, कुलदीप, जगमाल, निशा, हरभजन, प्रवीण, वेरी गुड। अब आगे पढ़ते हैं हम, बताएं, पिकोरना वायरस से कौन सी बीमारी होती है? ये आपको पता है, पिकोरना वायरस। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये नहीं है, इस पिकोरना वायरस को हम एप्थस, एप्थोविरिडी में या एप्थस वायरस भी कहते हैं, और इसी से एप्थाइजेशन जो शब्द निकलता है, आपको पता है एप्थाइजेशन क्या होता है। क्वेश्चन ये नहीं है, इसकी खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन है, कि जो खुरपका मुंहपका रोग है उसका जो विषाणु है पिकोरना वायरस या एप्थस वायरस, इसकी खोज किसने की थी? और प्रथम खोजा गया जंतु वायरस था ये, गुड, बिट्टू, प्रदीप, नितिन, मोहित, लेफ्लर और फ्राश ने की थी। लेफ्लर और फ्राश ने की थी। और आपको इसके स्ट्रेन भी पता होंगे, ओ ए सी
एशिया फर्स्ट, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत थोड़ा सा जटिल है। कुत्तों में जो ब्लू आई डिजीज है, इसका एक सिनोनिम बताओ। मोस्ट कॉमनली इसको किस बीमारी के नाम से जाना जाता है? देखिए, ब्लू आई है, ब्लैक टंग है, ब्लू टंग है। ठीक है, वो अलग एक सिंपल सिनोनिम जिससे हम उसके सिम्टम्स को भी पहचान सकते हैं, ऐसा बताना है भाई। हाँ, अब मेरे को ये मोहित बताएगा रूब का मतलब क्या है। RUB का मतलब क्या है? चलो बता दो, एक दो बच्चों को छोड़कर बाकी की बताएंगे रूब का मतलब क्या है। रूब का मतलब रेबीज नहीं है बेटा, जब भी तो कह रहा था, ऊपर से नकल किया आपने। रूब का मतलब रुबर्थ है। रूब का मतलब है रुबर्थ, यही तो बात है। अरे, ये रुबर्थ है, रुबर्थ डिजीज, इस बीमारी को कहते हैं रुबर्थ डिजीज। और मैं जो पूछना चाहता हूँ वो है, रुबर्थ साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से है, इतना डीप में मत जाओ। लेकिन मैं पूछना चाहता था कि इसको इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस कहते हैं, ICH कहते हैं, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस। यानी कैनाइंस में ये लीवर का रोग है भाई। ठीक है, अगली बीमारी, अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताओ ब्लू टंग किसकी बीमारी है? ब्लू टंग बीमारी किस जानवर की है? गुरुजी सबको पकड़ लेते हैं, पकड़ क्या, पता तो है। अब मेरे को क्या है कि समय थोड़ा सा लग जाए, समय की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हम सबका माइंड रीड कर रहे हैं यहाँ से। और जो जैसी लिखता है ना, ये समझ लो कि जैसे सीप लिख रहे हो आप लोग, सीप में आपने, हाँ ठीक है, मैं इंदल सिंह, सीप में आपने SH लिखा ना, तो उसका भी हम आपका अर्थ बताएंगे कि इसने SH क्यों लिखा और इसने SHWP क्यों लिखा। तो क्या है कि वो सब आती है, लेकिन समय की कमी के कारण हम उन्हीं चीजों को बता पाते हैं जो हाँ भाई, क्योंकि हमसे बच के कहाँ जाओगे। अगला प्रश्न रहेगा आपसे, बताइए ओवाइन रिंडर पेस्ट किस बीमारी को कहते हैं? ओवाइन रिंडर पेस्ट, ओवाइन रिंडर पेस्ट किस बीमारी को कहते हैं? हाँ भाई रवि स्वामी, बताएं। ओवाइन रिंडर पेस्ट बिल्कुल सही है, PPR को कहते हैं। किसको कहते हैं? PPR बीमारी को ओवाइन रिंडर पेस्ट कहते हैं। और अगला प्रश्न आपसे रहेगा, बताइए कॉन्टाजियस एफ्था और वेसिकुलर एफ्था किस बीमारी को कहते हैं? ये क्वेश्चन देखो, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछ लिया उसने, लेकिन इस कॉन्टाजियस को हिंदी में कर दिया उसने। आप सोचो, इसको ही एपिजूटिक एफ्था कहते हैं। और चूंकि अपने जो है नोट्स में, बुक में सारे नाम है, सारे नाम लगभग हमने ज्यादा से ज्यादा नाम देने की कोशिश की है जो सिनोनिम है, और उनसे कई क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए देने की कोशिश की है। ठीक है ना? तो देखिए, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया था कि भाई कॉन्टाज संक्रामक एफ्था किस बीमारी को कहते हैं। जब इतनी मतलब एग्रीकल्चर वाली बुक में उसमें पूछ सकते हैं, तो हमारे तो पूछ सकते हैं, हम तो खुद ही वेटनरी के हैं। हाँ, संगा, संगे, रोगर, हाँ भाई। तो
एफ्था से कॉन्टेजियस एफ्था, वेसिकुलर एफ्था। ठीक है, एफ्था का कोई और शब्द दे सकता है, एग्जैक्टली जो शब्द था वो आप चेक करना एक बार। एग्रीकल्चर का अभी का पेपर हुआ था लास्ट, लगभग साल भर सी हो गई, तब का पेपर था, उसमें आप चेक कर लेना, वो तो नेट पे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। अगला प्रश्न रहेगा आपसे, सीआरडी एक बीमारी होती है, वो मुर्गी को प्रभावित करती है, सीआरडी, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, और ये किस सूक्ष्म जीव से होती है? हाँ, संसर्गजत, बिल्कुल संसर्गजत है, संसर्गत। किससे होती है सीआरडी? माइकोप्लाज्मा से होती है। किससे होती है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज? माइकोप्लाज्मा से होती है। अगला प्रश्न रहेगा आपसे, ब्रूडर्स निमोनिया, ब्रूडर्स निमोनिया ये किससे होता है? ब्रूडर्स निमोनिया, हरभजन, विमलेश, इंदल, रजनेश, तुषार, प्रवीण, विकास, पवन, कुलदीप, दीपक, अनुज। बिल्कुल, एस्परजिलोसिस को ही ब्रूडर्स निमोनिया कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपसे, बताइए, पास्चुरेला, पास्चुरेला जो मल्टोसिडा बैक्टीरिया है वो कौन सी बीमारी करता है? हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ध्यान रखना। और इसका भी टाइप फर्स्ट होता है। ठीक है, इसको हम छोड़ रहे हैं, अब थोड़ा सा हम और सब्जेक्ट की तरफ भी घूमते हैं। आनुवांशिक कूट किसने दिए थे? आनुवांशिक कूट या आनुवांशिक कोड जिसको कहते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये जो शब्द है या निर्धारण है इनका, किसके द्वारा दिया गया था? पूजा, हाँ भाई, गेमो के द्वारा दिया गया था। ये दो तीन बच्चे हैं, ये तुरंत दे रहे हैं आंसर। हाँ, गेमो के द्वारा। ठीक है भाई, हाँ ये तो अच्छी बात लगी मोहित की मेरे को, कि भाई वो रिपीट करते हैं, तो इससे क्या याद भी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वो कोई समस्या नहीं है। आपको नहीं आता है तो आपको आएगा इससे, कोशिश तो करते रहना चाहिए इंसान को। अगला, एमआरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? एमआरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, कुछ और भी बच्चे जग गए हैं अब, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है देखो बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि इनकी नींद अब खुल रही है कि कुछ चल तो रहा है ना। इनके भरोसे जो है आतंकवादी घुस जाए देश में, ध्यान रखना, ऐसी नींद मत लिया करो, टाइम पे उठ जाओ सुबह। अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताइए, ऐसी जीन जो डीएनए पर अपना स्थान बदलती रहती है, ऐसी जीन जो डीएनए पर अपना स्थान बदलती रहती है, उससे क्या कहते हैं? वेरी गुड, जंपिंग जीन कहते हैं। और अभी चाय पी लीजिए, आप लोग गलत बता रहे हैं। अ, वो ट्रांसपोजोन है। ठीक है, जंपिंग जीन को ही ट्रांसपोजोन कहते हैं। डीएनए के वे स्थल, ये जैसे डीएनए जहां पर म्यूटाजन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उत्परिवर्तन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अमित शर्मा, अमित शर्मा, रुको 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 रुको, उसे बिल्कुल तुषार योगी ने बताया, हॉट स्पॉट कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं।
अमित शर्मा ने क्या लिखा था, क्यूनोट। ये क्यूनोट ने किस जीन की खोज की थी बताएं, और बच्चे बताएंगे क्यूनोट ने। इसमें क्यूनोट लिखना ही नहीं था आपको। ठीक है, ये तो हॉटस्पॉट हो गया, डीएनए के वे स्थल जहां उत्परिवर्तन के चांसेस। बिल्कुल, अब बता दिया सभी ने। लीथल जीन वो कौन सी थी, घातक जीन, घातक जीन। यहां पर हमने जंपिंग जीन की बात की थी। जंपिंग जीन जो डीएनए पर अपना स्थल बदलती रहती है उनको, वहां पर वो लीथल जीन है जिसके कारण किसी सजीव की मृत्यु हो जाती है, उससे क्या कहते हैं, घातक जीन या लीथल जीन कहते हैं। और लीथल जीन के दो उदाहरण है, एक तो मुर्गे में या मुर्गों में, ठीक है, और एक है चूहों में। मुर्गों में भी किसमें, चूजों में, चूजों में और चूहों में। चूहों में जो पीले रंग की जो घातकता है, कैपिटल करो भाई इसको ऐसे, एक कैपिटल एक स्मॉल नहीं आएगा नितिन यादव। मरने के लिए कैपिटल कैपिटल आएगा, ये मरने के लिए कैपिटल सी आएगा, और कैपिटल वाई आएगा। ठीक है, हाँ। डेस्टर, डेस्टर लीथल थोड़ी है, डेस्टर लीथल, डेस्टर जीन लीथल जीन नहीं है भाई। अगला प्रश्न आप बताएंगे। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बताएं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था। बिल्कुल अजय राजपूत, बिट्टू, प्रदीप, तुषार, सही है। बीडल और टाटम ने दिया था, किसने, बीडल और टाटम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा से चमड़ा बनाना क्या कहलाता है, त्वचा से चमड़ा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये नीचे वाले बच्चे नकल कर रहे हैं, क्योंकि स्पेलिंग में देखो, अभी मैं बताता हूँ, दो तीन बच्चों ने बिल्कुल टैनिंग, दो तीन बच्चों ने ऊपर से नकल की थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये बीडल है भाई, और ऊपर वाले बीतल लिख रहे हैं, BITAL, तो नीचे वाले भी बीतल लिख रहे हैं। क्या सभी ने गलत याद किया है क्या, हो सकता है दो बच्चों से मिस्टेक हो गई हो, लेकिन वो क्योंकि जब नकल करेंगे तो नकल में अक्ल थोड़ी चाहिए, अक्ल तो काम ही नहीं करती, जिस समय हम नकल करते हैं उस समय अक्ल बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताएं भाई, वृषणों की सूजन क्या कहलाती है। बिल्कुल रवि स्वामी, ठीक है, और काइटिस कहलाती है, और काइटिस कहलाती है। ट्यूबेक्टोमी किसमें की जाती है, मेल में या फीमेल में, M और F लिखना है मात्र आपको। ट्यूबेक्टोमी किसमें की जाती है, मेल में और फीमेल में। सुमेर गलत, देख लो, एक ने मेल लिखा, बाकी के सब मेल लिख रहे हैं। दुष्ट प्राणियों, तुमको पढ़ाने में कोई मतलब नहीं है। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में की जाती है। जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको काट करके उसको, हाँ, एक ने एम लिखा, नीचे एम लिखते चले गए, खुद का कॉमन सेंस तो लगाओ। नहीं सर, तो बताओ, अब प्रश्न बदल गया। जो बच्चे, जो बच्चे ऊपर वालों की तरह तरह कर रहे हैं, बताइए वो कौन सा जानवर है जो सबसे ज्यादा कॉपी करता है। चार ऑप्शन दे देता हूं, सीप, गोट, काऊ,
बफेलो। सीप। ठीक है भाई, इसमें आएगा सीप। इसको बंदर नहीं कहें, बंदर चाल नहीं होती भाई, वो भेड़ चाल होती है। क्या है कि जैसे एक इधर मुड़ गया तो सभी उधर मुड़ गए, खुद का दिमाग नहीं लगाया कि एक भेड़ जा करके कुएं में गिरेगी। क्योंकि भेड़ जो है, भेड़ वाला सिस्टम मत करो। भेड़ क्या है, एक झुंडचारी जंतु है। क्या है, झुंडचारी। और झुंडचारी को हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस। अब यही प्रश्न उठ सकता है कि भेड़ है, ऑप्शन में उसने ऐसे लिख दिया ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस लिख दिया तो हवा ही नहीं लगेगी। एक भेड़ पानी में जाएगी सब जाएंगे ना, उसको भेड़ चाल कहते हैं। तो ग्रीगेरियस का मतलब झुंडचारी। और बताइए एशियन एनिमल किसको कहते हैं? एशियन एनिमल किसको कहते हैं? बिल्कुल सही है, बकरी को कहते हैं। आपने कभी बकरी को नहीं देखा होगा, बकरी अपने अलग जा करके चरती है। और बकरी में भेड़ की तुलना में ज्यादा दिमाग होता है। ये भी इसमें कोई शक नहीं है कि बकरी पहचानने में, बकरी के और जो सेंसेस होते हैं वो तीव्र होते हैं। और बकरी को इसलिए क्या कहते हैं, किस लिए कहते हैं गरीब की गाय? कि बकरी सस्ती वनस्पति, विषैली वनस्पति, सस्ते चारे को अच्छे फूड में बदल देती है। जैसे कि धतूरा भी खा सकती है वो, और कुछ ऐसी जो जड़ी बूटी रोखड़ी जो प्लांट्स होते हैं जिनको अदर एनिमल्स नहीं खा सकते, उनको खा करके अपना टाइम पास कर लेती है, जीवन आराम से जी लेती है, क्योंकि इसके लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन की पावर होती है। ठीक है, हालांकि देखिए कभी कभी वो फली आती है ना, डिटॉक्सिफिकेशन पावर होती है, लेकिन कभी कभी वो जो साइनाइड पोइजनिंग हो जाता है कई बार। ये जो फलियां आती है बबूल की, एक विलायती बबूल आता है, उसकी फलियां जो है ना उनको खाने से इसकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन फिर भी अन्य प्राणियों की तुलना में इसमें हाँ मेटाबॉलिज्म अधिक होता है, मेटाबॉलिक रेट भी ज्यादा होती है। तो उससे ये बनिस्पत अ, उस उन लो क्वालिटी के फूड को यूज करके, लो कॉस्ट मींस जीरो कॉस्ट के फीड को यूज करके ये अच्छा मीट बना लेती है, अच्छा मिल्क देती है। इसलिए बकरी को क्या कहते हैं, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, बकरी को गरीब की गाय कहा था। ठीक है, एशियन एनिमल भी कहते हैं, बकरी को घूमती हुई डेयरी भी कहते हैं। ठीक है, और भेड़ को मोबाइल बैंक या चलता फिरता एटीएम भी कहते हैं। और भेड़ को परजीवियों का अजायब घर भी कहते हैं। ठीक है ना, ये चीजें तो सर आती है हमको, और ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, आप खामखा ही बता रहे हो। यही तो पढ़ी है हमने, और क्या पढ़ा है हमने? हमने कि ये थोड़ी पढ़ा है कि सर ब्लू टंग किस वायरस की वजह से होता है। तो अगला प्रश्न बताएंगे, जो फेशियोला हिपेटिका है। फेशियोला हिपेटिका एक एक टेप सॉरी फ्लूक वर्म है, या अ, वो सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है? वो सबसे ज्यादा सीप को, यानी भेड़ को प्रभावित करता है। सीप के लीवर को प्रभावित करता है, बिल्कुल। और इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है उसका नाम बताओ। रोहित सैनी, हरभजन। इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ फेशियोला हेपेटिका, प्रदीप। बिल्कुल, स्नेल या घोंगा। स्नेल इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। अब आपको यह भी बताना है कि इस स्नेल को मारने के लिए आप कौन सा रासायनिक पदार्थ काम में लोगे? विच केमिकल यूज टू destroy snails in a pond? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है,
कार्बन टेट्रा, देखो काफी बच्चों ने जो है ना फास्ट में बहुत गलत किया है, फास्ट करने में बहुत गलत भी किया है। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, एप्सम लवण, एप्सम लवण किसे कहते हैं? ये कई बार मैंने पूछ लिया आपको। एस एप्सम साल्ट। हाँ, अब जाकर के बाद में याद आया ना। हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट। देखो इसलिए कहता हूं, अगर आपके 100 प्रश्नों में से एक भी आपकी लापरवाही से गलत होता है, लापरवाही से गलत करना छोड़ दो, आपका सिलेक्शन निश्चित क्या 100% हो जाएगा। जो आपने पढ़ रखा है काफी अच्छा पढ़ रखा है, बस यही तो है, इसको आपको सेटल तो करना है। अगला बताएंगे एल्कली डिजीज। एल्कली डिजीज किस तत्व की अधिकता से होता है? बिल्कुल ठीक है मोहित, वेरी गुड। अगला प्रश्न आप बताएंगे, जिंक का विरोधी तत्व बताइए, जिंक का विरोधी तत्व। ओहो दुष्यंत अवस्थी, स्वागत है। जिंक का विरोधी तत्व, गुड। कैल्शियम है जिंक का विरोधी तत्व। हाँ भाई। अगला प्रश्न आप बताएंगे, स्वलन हॉक सिंड्रोम, स्वलन हॉक सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? स्वलन हॉक सिंड्रोम। ठीक है भाई, जिंक। ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर, ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर किस तत्व को कहते हैं? विच एलिमेंट कॉल्ड ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर? गुड। रिया शर्मा, गोकुल, रगमाल, रजनेश, वेरी गुड। अगला प्रश्न बताएंगे आप, स्केपुला बोन, जो डॉग की होती है उसमें सुप्रा स्केपुलर, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा और इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा का रेशियो बताएं डॉग में। क्या बात है, बहुत जल्दी बताया। और हॉर्स में 1:2, और ऑक्स, ऑक्स में हाँ 1:3 होता है। अगला प्रश्न बताएंगे, ये स्केपुला है, इसकी ये जो ग्लेनोइड कैविटी है, ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है, और ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस का नाम और साथ में किस में एब्सेंट होता है ये बताना है। ये जो प्रोसेस है स्केपुला का, उसका नाम और ये किस में एब्सेंट होता है? बिल्कुल, घोड़े का प्रोसेस है एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस ये घोड़े में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न, मुर्गी द्वारा ऊपर मुंह करके सांस लेने को क्या कहते हैं? मुर्गी द्वारा ऊपर मुंह करके सांस लेने को क्या कहते हैं? बिल्कुल गास्पिंग कहते हैं। और ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड वाइड हो जाए, वर्ल्ड वाइड फैले और एनिमल में फैले, उसे क्या कहते हैं? ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड वाइड
विकास ठीक है, रवि स्वामी, दीपक शर्मा, महक, कुलदीप, तुषार, पेंजुटिक, दुष्यंत अवस्थी, रियाज शर्मा, बनवारी लाल शर्मा, रामविलास, मनोज चौधरी, गोकुल, विमलेश कुमारी, अजय राजपूत। ये अटेंडेंस हो गई आपकी मनवारी लाल शर्मा। और अच्छी अटेंडेंस अगर करवाऊं तो देखो अभी अटेंडेंस करता हूं आपकी। कि बताइए कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? अभी अटेंडेंस पूरी हो जाएगी आपकी। आयुष शर्मा ने बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया। पवन, प्रदीप, नितिन, दुष्यंत, राजकुमार, उमाकांत, अनुज, रोहित सैनी। ये अटेंडेंस लेने वाले क्वेश्चन है, वो हम कम करते हैं। विमलेश कुमारी, इंदल सिंह। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है। अब अपन कर लेंगे अगली क्लास। करो भाई मेहनत।